हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 27 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला न्यूज़ और सबसे पहले करंट अफेयर क्या है दोस्तों? इंडिया चाइना प्लान टू रिज्यूम ट्रेड वाया शिपकीला पास इन हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली क्या है, ये शिपकीला पास ना कुछ समय से बंद था दोस्तों। एक्चुअली जैसे 1962 का जब वॉर हुआ था तो जो ट्रेड होता था वो कम्प्लीटली बंद हो गया था। फिर डोकलाम वाला स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में, फिर गलवान क्लैश हुआ था 2020 में। ये सब कारण से उसके बाद कोविड-19 भी आ गया था। इस कारण से क्या है कि पूरी तरह से ठप पड़ गया था। अभी जैसे कि यूएसए की तरफ से टैरिफ पड़ रहा है तो थोड़ा सा क्या नजदीकियां बढ़ रही है इंडिया चाइना की। तो अब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के लिए रूट खोल रहे हैं, ठीक है, ट्रेड के लिए। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एक इसके लिए बात किया था, लिपू लेक पास के लिए, जिसमें भी ये लोग मतलब ट्रेड को खोलना चाहते हैं, जिसमें मतलब नेपाल बोल रहा है कि ये तो हमारा एरिया है, आप लोग ऐसे कैसे क्या क्या कर सकते हो, है ना। तो वो सब तो मैटर चलता रहेगा। पर यही कि अब ये पहले क्या है कि मतलब हिमाचल प्रदेश ने शिपकीला पास को अभी पहले ना, जैसे रणभूमि एक स्कीम आई थी ना, रणभूमि दर्शन जो था, उसी के तहत खोला था इसको टूरिज्म के लिए, सिर्फ इंडियंस के लिए, इंडियन सिटीजन के लिए, उनको वो लोकेशन दिखाने के लिए जहाँ पे हमारी भारतीय सेना ने बहुत डट के सामना किया है दुश्मनों का, है ना, वैसे कुछ लोकेशंस को। तो वो उसी के चलते अब यहाँ से मतलब ट्रेड वाला रूट भी खोल रहे हैं ये लोग। ठीक है, अब शिपकिला पास हो गया दोस्तों। अगर इसका आप मैप में अगर देखेंगे लोकेशन ना, मैं दोनों आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक बार हम लोग पूरा लोकेशन देख लेते हैं। आज हम लोग लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों सबके, है ना, और उसके बाद एक लेक्चर और ले लूंगा तो उसमें पूरा सा अच्छे से डिटेल कर दूंगा, क्योंकि वैसे लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं शिपकीला पास, वो जस्ट यहाँ पे है दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, यहीं पे शिपकीला पास है। ठीक है, उसके बाद अगर इधर देखेंगे जिसके बारे में मतलब ये नेपाल बोला था कि हमारा, उसने अपने जो करेंसी है उसमें मतलब उसकी फोटो भी डाली थी, वो है लिपू लेक पास। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे उत्तराखंड में और एक और है, मांगसा धुर्रा है, नीति पास है और माना पास है। ठीक है, सब देखिए बॉर्डर में मार रहे हैं, किससे? मतलब यही तिब्बत वाला जो एरिया है ना चाइना का, उसके साथ। शिपकिला पास आपका यहाँ पे हो गया। हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास भी इसी में है, और बारालाचा पास जो हो गया, ये मतलब जैसे हिमाचल और ये आपका लद्दाख को कनेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, उसके बाद लद्दाख में ही आपका उमलिंगला पास हो गया। ठीक है, पेंसी पास हो गया, चांगला पास हो गया, लानाक पास हो गया, खारदुंगला पास हो गया, फोटूला पास हो गया। ठीक है, बहुत सारे पासिस आ रहे हैं, देखिए एकदम बॉर्डर्स पे है ना। ये काराकोरम पास हो गया, अघिल पास हो गया, पारपिक पास हो गया, उसके बाद मिंटका पास हो गया, है ना। उसके बाद एक ये बॉर्डर अगर आप इधर देखेंगे जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख वाला जो है, जैसे कि बुर्जिल पास हो गया, है ना। उसके बाद इधर वाला देखेंगे जोजिला पास हो गया। ठीक है, और ये बीच वाला जो पेंसिल पास है ये है। अब जम्मू कश्मीर पर्टिकुलर स्टेट में, पहले ये स्टेट था, अब यूटी बन गया है। इसमें एक देखिए ये वाला आ जाता है बनिहाल पास, ये बीचों बीच आता है, और एक पीर पंजाल पास आ गया, है ना। और उसके बाद ये तो हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक नाथुला पास हो गया। ठीक है, नाकू पास इधर वाला हो गया। नाथुला ये जस्ट बीच में मतलब ट्राइंगल पड़ता है दोस्तों, जिसमें मतलब भूटान, चाइना और इंडिया का था ना, वहाँ पे एक जेलिप पास हो गया। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है दोस्तों, इसमें आपका बामला पास हो गया, सेला पास काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मतलब रोड बनाई जा रही है ना कनेक्टिविटी, ताकि जब मतलब इमरजेंसी हो तो हमारी फोर्सेस टाइम से पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद बोमडीवला पास हो गया। ठीक है, योंग याप पास हो गया या फिर यांग याप पास हो गया। उसके बाद आपका ये डिपू पास, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिपू पास। ठीक है, ये भी एक तरह से मान लीजिए ट्राइंगल ही है, इंडिया वाला हो गया, उसके बाद यहाँ पे चाइना वाला हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया ये पांगसो पास। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा अगर साउथ में जाएंगे देखेंगे दोस्तों, ये भी है। तो साउथ में अगर आप देखेंगे तो एक तो जैसे कि हल्दी हल्दी घाटी दर्रा, ये आपका राजस्थान में पड़ जाएगा। ठीक है, ये असीगढ़ पास हो गया, ये आपका एमपी में दिख रहा है ना। और उसके बाद अगर आप महाराष्ट्र वाले एरिया में देखेंगे तो ये देखिए थाई घाट हो गया, या कसारा घाट हो गया, या भोर घाट हो गया, या खुम्बर्ती घाट हो गया, या चोरला घाट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक नीचे में केरला के पास है पलक्कड़ गैप। ठीक है, पाई घाट। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों इसको ना। अब ये है कि ये लोकेशन आज हम लोगों ने देख लिया। एक दिन जब दोबारा पासिस मतलब न्यूज में आएंगे तब मैं एकदम एग्जैक्टली मतलब स्टेट वाइज पूरा मतलब एक बना दूंगा नोट्स। ठीक है, नहीं तभी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। अब ये शिपकिला पास अभी खोला क्यों गया दोस्तों न्यूज में? इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रेड को दोबारा स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना दोनों मिलकर। ठीक है, और जिस रीजन से मतलब ये बंद था, एक तो 1962 का जो साइनो इंडिया वार, मतलब इंडिया चाइना का जो वार हुआ था, पूरी तरह से क्लोज हो गया था। उसके बाद 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया था, गलवान क्लैश हो गया था, कोविड-19 ने ज्यादा इफेक्ट कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए हिमाचल प्रदेश ने पहले ही खोल रखा था टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए तो खोल ही रखा था पहले ही शिपकिला पास को। अब ये है कि ट्रेड के लिए भी खोला जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या चीजें यहाँ से पहले समय में मतलब व्यापार होता था, तो जैसे कि तिब्बत से इंडिया में क्या क्या आता था, वूल आता था, याक का आता, याक हेयर स्किन, प्रेयर वाले जो गोल गोल व्हील नहीं होते वो भी आते थे। ठीक है, टोल्कोइस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल है दोस्तों। ठीक है, काफी गोल्ड हो गया, बोरेक्स, बोरेक्स काफी इंपॉर्टेंट, जैसे डिटर्जेंट और ग्लास बनाने के लिए। ये मतलब आप समझिए तिब्बत वाले एरिया से इंडिया में ही आता था। ठीक है,
इंडिया से तिब्बत में क्या जाता था, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेन्स, अनाज जाता था, टिम्बर जाता था, पल्सीज, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा, ठीक है। और एक बात और जान लीजिए दोस्तों, ये जैसे रूट खुलने से फायदा क्या होगा, जो माउंट कैलाश है और मानसरोवर है, इनके लिए मतलब थोड़ा सा रूट छोटा हो जाएगा, मतलब आराम से जा सकेंगे, ठीक है। मतलब वही 14-15 दिन ही लगेगा इसको जाने में, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने देखा था नाथुला पास, मतलब न्यूज में था, ठीक है। काफी, और बाकी जो क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड तो आप कर ही लेंगे। नाथुला पास कहाँ है दोस्तों, ये सिक्किम में है, ठीक है। सिक्किम में अभी हम लोगों ने बात किया ना नाथुला पास को, ठीक है। ये ट्राई जंक्शन ये मान लिए, और ये क्लोज किसके है, मतलब ये जब साइनो चाइना वार, इंडिया वार हुआ था ना, तब ये क्लोज हो गया था, ठीक है। और रीओपन किया गया था 2006 में, ठीक। अब क्वेश्चन आप लोग के ये है, जो आप मतलब थोड़ा सा मतलब वीडियो पॉज करके डालिए आंसर। ये बताइए शिपकिला पास जो है करंटली दोनों चीज के लिए ओपन है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी, और मतलब जो ट्रेड होता है, मतलब टूरिज्म और मतलब ट्रेड दोनों के लिए ओपन है इंडिया और चाइना के बीच में। ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ये मुझे आप ट्रू या फॉल्स करिए क्वेश्चन नंबर 1 करके कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। उसको सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर है, नेपाल ज्वाइंस इंडिया। अब ये जान लीजिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेपाल ज्वाइंस इंडिया लेड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों ना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंडिया ने लेड किया है, ठीक है। मतलब एक मतलब जो मतलब टाइगर मतलब कैट की जो सबसे बड़ी स्पीसीज है, उन साथ उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, और साथ ही जो जहां पे वो रहते हैं, जिस हैबिटेट में रहते हैं, उस हैबिटेट को भी बचाने के लिए इस इनिशिएटिव को इंडिया लाया था, ठीक है। अब अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया नेपाल जो है उसने पूरी तरह से इसको ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली क्या है दोस्तों, जब भी कोई ट्रीटी होती है या कोई इनिशिएटिव लाया जाता है, तो सबसे पहले उसमें साइन होते हैं और रेटिफाई, मतलब दोनों में अंतर है। एक तो सिग्नेटरी होना, एक तो रेटिफिकेशन करना, दोनों अंतर होता है। सिग्नेटरी मतलब हाँ, हम चाहते हैं कि हम इसमें आना चाहते हैं, इसके रूल्स को मानना चाहते हैं, इसको फॉलो करना चाहते हैं, इसको पूरी तरह से अलाउ करते हैं। पर रेटिफाई करना मतलब है कि लीगली परमिशन देना, कि हाँ हम इससे अब बांधित मतलब बंध गए हैं, या फिर हम लोग इसको पूरी तरह से हमारा करना हमारी मतलब जिम्मेदारी भी है, और हम करेंगे ही, मतलब लीगली भी करेंगे, ठीक है। मतलब फॉर्मली इसका मतलब एक कंफर्मेशन हो जाए रेटिफिकेशन में। तो वही मतलब नेपाल ने रेटिफिकेशन दे दिया है, मतलब 13th मेंबर बन गया है किसका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, जो कि लॉन्च हुआ था अप्रैल 2023 में, ठीक है। इस दिन दोस्तों 50th एनिवर्सरी थी किसकी, हमारे जो प्रोजेक्ट टाइगर लगाया गया था ना, मतलब लाया गया था टाइगर्स को बचाने के लिए 1973 में, उसका 50th एनिवर्सरी था, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको इंडिया लीड करता है, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व, मतलब यही 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट को मतलब प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना, और इनके हैबिटेट्स को मेन, और पूरी दुनिया में जहां जहां इनका हैबिटेट उसको भी बचाना, ठीक है। ये प्रपोज किया गया था 2019 में मोदी जी के द्वारा, ठीक है, और 2023 में ये लॉन्च हो गया था, ठीक है। ध्यान रखना, प्रपोज किया गया था 2019 में, ठीक। ये मॉडल एकदम सेम है जो हम लोगों ने मतलब फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में लगाया था ना, उसी के मॉडल पर ये काम करता है, ठीक है। इसमें जो 7 स्पीसीज आती है, उसमें टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, जैगुआर और पूमा। ये जैगुआर और पूमा छोड़ दें दोस्तों ना, तो ये बाकी 5 स्पीसीज इंडिया में है, ठीक है। चीता तो वैसे मतलब हो गया है, पर इसको हम लोग वापस मतलब इंट्रोड्यूस किए हैं, मतलब अफ्रीकन वाला ही चलिए, पर एशिया वाले तो वैसे ही विलुप्त हो गए हैं, जो है थोड़ा बहुत ईरान के पास वो देगा है नहीं किसी को। तो इंडिया के पास 5 हैं, और सिर्फ जगुआर और पूमा को छोड़ के बाकी सब है, ठीक है। टोटल फुल मेंबर इसमें कितने फुल मेंबर दोस्तों, 13 है, और 13th अभी नेपाल बना है, ठीक है। बाकी 12 कौन से, इंडिया, आर्मीनिया, भूटान, कंबोडिया, इथियोपिया, इस्वाटिनी। ये इस्वाटिनी जो है इथियोपिया से ही मतलब तोड़ के बनाया गया है, ठीक है। गिनिया हो गया, लाइबेरिया हो गया, निकारागुआ हो गया, रवांडा हो गया, सोमालिया हो गया, सूरीनेम हो गया, ठीक है। टोटल कंट्रीज कितनी ज्वाइन की थी इसको, 24 ने किया था, पर मतलब रेटिफिकेशन कितनों ने दिया, 13 ने दिया, ठीक है। बजट कितना अलॉट किया गया है, 150 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2023 से 28 तक के लिए, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें बस एक बार वो देख लीजिए, मतलब किसको क्या मतलब दिया गया है, किस शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है। अगर IUCN स्टेटस देखेंगे तो इसमें बस एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो मतलब टाइगर्स है वो इंडेंजर्ड है, और उसके बाद एक चीता जान लीजिएगा, ये वल्नरेबल कंडीशन में है, ठीक है। और इसमें एक कुछ प्रोजेक्ट लाए गए थे, जैसे प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे स्नो लेपर्ड वाला 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लाया गया था उनको कंजर्व करने के लिए। प्रोजेक्ट चीता 2022 में, जो कूनो नेशनल पार्क में मतलब अफ्रीकन चीता लाया गया था ना, उनको इंट्रोड्यूस किया गया था, वो है 2022 वाला, ठीक है। उसके बाद एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट 2004, इसको री इंट्रोडक्शन करने के लिए एक्चुअली क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं कोई महामारी फैली तो पूरे के पूरे शेर खत्म हो सकते हैं ना, इसीलिए अलग अलग जगह पे करने की बात हो रही थी। और प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 हम लोगों ने बात ही कर लिया। और बाकी साइट्स में तो सारे के सारे अपेंडिक्स 1 में है, बस ये पूमास को अपेंडिक्स 2 में रखा गया। ये लीस्ट कंसर्न है, काफ़ी अच्छी मतलब उसमें है, ठीक है। और उसके बाद इंडियन वाइल्ड लाइफ, इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो बाकी सारी जितनी स्पीसीज हैं मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में सबको
रखा गया है किसमें, शेड्यूल 1 में। ठीक है, और बाकी ये स्पीसीज हैं दोस्तों, देखो ये हो गए लायन भैया हो गए हमारे, ये टाइगर भैया हो गए, चीता हो गया, पूमा हो गया, ये स्नो लेपर्ड हो गए, है ना। और थोड़ा सा हम लोग इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर मतलब कंपोजि मतलब जो जिस हिसाब से ये काम करेंगे, मतलब वो उसके बारे में। जैसे स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, असेंबली ऑफ मेंबर्स है एक, ठीक है, जहाँ पे सारे सारे मेंबर बैठेंगे और मतलब डिस्कशन होगा। एक स्टैंडिंग कमेटी होगी, ठीक है, एक होंगे डायरेक्टर जनरल, ठीक है। ये अपॉइंट कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अभी जो है एसपी यादव जी हैं, ठीक है, इनको कौन अपॉइंट करता है, ये मतलब जो चेयरमैन है, मतलब मिनिस्टर हैं जो इसके, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, उन्होंने किया है, ठीक है। और आईबीसीए का चेयरमैन हमेशा मतलब जो इसके मिनिस्टर होंगे, यूनियन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, वही होंगे। अभी कौन है, श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने नॉमिनेट किया है किसको, अपॉइंट किया है किसको, इनको डॉक्टर एस पी यादव, नॉमिनेट नहीं अपॉइंट किया है, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन जो है दोस्तों, मतलब मैंने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं नोट से रिलेटेड। और बाकी क्वेश्चन आप जब मुझे बताइए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही कंट्रीज, मतलब वीडियो पॉज करके आंसर बताइए दोस्तों इसको, इसमें सिर्फ वही कंट्रीज अलाउ हैं, मतलब आईबी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में आने के लिए, जिनके वहां पे 7 की 7 स्पीसीज हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये दोस्तों फॉल्स है। यहाँ पे जिसके पास 7 स्पीसीज है, वो जरूरी नहीं है, किसी के पास भी अगर एक भी स्पीसीज है वो सब अलाउ है, ठीक है ना। जैसे इंडिया के पास खुद ही 7 नहीं है, 5 ही स्पीसीज है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाता है फॉल्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर है दोस्तों, डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्ट्स मेडन टेस्ट ऑफ इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। एक्चुअली क्या अभी 15 अगस्त के दौरान क्या है ना, हमारे जो मतलब पीएम है मोदी जी, उन्होंने एक मिशन सुदर्शन चक्र की बात की थी। मिशन सुदर्शन चक्र के अंतर्गत ही यही बनना था दोस्तों, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब जैसे S-400 होता है ना, उसी टाइप का एक सिस्टम बनाना था, जो कि मतलब देश को मतलब दुश्मनों से बचाए चारों कोनों से, मतलब जो इंपॉर्टेंट जगह है पता चला उनमें हमला हो गया, उनको बचाने के लिए, ठीक है। तो उस इस डिफेंस सिस्टम को तैयार करना था, ठीक है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और अभी जो मतलब पीएम मोदी जी ने जो मतलब एक तरह से मतलब डेडलाइन सेट कर रखा है, वो 10 साल के अंदर का किया, मतलब 10 साल तक हम लोग इसमें भी माहिर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि ये अभी जो सिस्टम है दोस्तों, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें 3 तरह की चीजें हैं। जैसे एक तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, और एक लेजर बेस्ड, मतलब लेजर का यूज करके भी मतलब वेपन्स को, जैसे ड्रोन आते हैं ना, उनको उड़ाया जा सकता है, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको पूरी तरह समझ आएगा। जैसे एक तो ये हो गया QRSAM, सरफेस टू एयर मिसाइल हो गया, ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों, सटासट मतलब जैसे मिलेगा कि सामने से दुश्मन आ रहा है, सटाक से उड़ा देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सेकंड वाला आपका जाता है ड्यू है आपका डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, इसमें हाई बीम वाली लेजर होते हैं जो उड़ा देंगी मतलब ड्रोन। उसके बाद ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये वाला जो कंधे पर रख के मार रहे हैं ना, ये वाला है, ठीक है। तो दोस्तों ये वही है, इसका सक्सेसफुली मतलब टेस्ट मतलब दे कंडक्ट किया गया है, पूरी तरह से इंडिजीनियस है, ठीक है। डेवलप कौन कर रहा है इसको, डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इंटीग्रेटेड, फुल फॉर्म हो गया दोस्तों इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, वही जो S-400 ये सब करते हैं ना, तो वही सेम फैसिलिटीज है, पर इंडिया के मतलब इंडिजीनियस रूप में, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इंडियन फैसिलिटीज फ्रॉम एरियल थ्रेट, एरियल थ्रेट कुछ भी हो सकता है, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे जो हो, ठीक है। कंपोनेंट इसमें 3 है, कौन सा, ये इस वाले में IADWS, मतलब इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें पहले QRSAM है, ये क्विक रिस्पांस सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका रेंज जो है मीडियम रेंज मिसाइल है, ठीक है। वी शॉर्ट हो गई, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल जो कंधे पे रख के नहीं मार रहे थे, वही है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब DU है, ये दोस्तों लेजर बेस्ड है, मतलब डायरेक्टेड एनर्जी, मतलब लेजर बेस्ड सिस्टम है टू डिस्ट्रॉय ड्रोन्स मिसाइल्स विद प्रिसीजन, ठीक है, मतलब सटीकता से। अब डीआरडीओ क्या है दोस्तों, डीआरडीओ आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, डीआरडीओ जो है 3 संस्थाओं को मिला के बनाया था। पहला था DSO जो डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, और उसके बाद TDE हो गया दोस्तों जो टेक्निकल डेवलपमेंट स्टेब्लिशमेंट में काम करता था। एक हो गया DTDP, ये डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में काम करता था। ये तीनों को मर्ज करके डीआरडीओ बनाया गया था। इसके पहले चेयरमैन, ध्यान रखना पूछ लेता है क्वेश्चन में, वो है डॉक्टर KS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, और करंट जो है अभी समीर V कामत है। तो अभी क्वेश्चन आपके लिए ये है दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए कि IADWS मतलब इंटीग्रेटेड आपका जो ये है एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, इसने ये डेवलप किया गया है जॉइंटली इंडिया और इजराइल के मिल के किया है। बताइए ये सही है या गलत? वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। नहीं दोस्तों ये गलत है, ठीक है, ये इंडिया का इंडिजीनियस प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर है आपका दोस्तों गगनयान मिशन। अभी क्या न्यूज में है, एक मतलब इंडिया ने एयर ड्रॉप टेस्ट मतलब किया गया है, ठीक है, सक्सेसफुली, मतलब
इसरो होल्ड्स एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान मिशन। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखिए इसको ध्यान से। इसमें क्या है दोस्तों ना, सबसे पहले जैसे रॉकेट गया है ना, जो गगनयान मिशन पूरा होगा, है ना, इस रॉकेट में ही आपका ये लगा हुआ है ऑर्बिट मॉड्यूल। ऑर्बिट मॉड्यूल दोनों को मिलके, एक सर्विस मॉड्यूल और एक मतलब क्रू मॉड्यूल, दोनों मिलके है, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर जाएगा 16 मिनट के अंदर ये पहुंचेगा, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में, यहीं पे 400 किलोमीटर के रेंज में पहुंचाना है इनको, ठीक है। और जैसे पहुंचेंगे तो ऑर्बिट मॉड्यूल निकल जाएगा। ऑर्बिट मॉड्यूल जैसे निकलेगा दोस्तों ना, तो इसमें ऑर्बिट मॉड्यूल के दो पार्ट है, ठीक है। एक तो यहाँ पे क्रू मॉड्यूल है ये वाला, और ये है आपका सर्विस मॉड्यूल जो इसको बूस्ट करेगा, मतलब थोड़ा सा एफर्ट देगा जाने के लिए, ठीक है। तो यही इसी कारण थोड़ा थोड़ा एफर्ट करके निकलेगा, और उसके बाद जो भी 5 से 7 दिन या 3 दिन, मतलब अभी तो 3 दिन का है, ठीक है, वो बिताने के बाद सीधा नीचे आएगा, तो ये अलग हो जाएगा यहाँ पे आके, जैसे एटमॉस्फेयर में वापस आएंगे ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखिए आइए, तो फिर वापस हो गए। अब जैसे वो होंगे तो ये जो क्रू मॉड्यूल है ये नीचे गिरना स्टार्ट होगा, नीचे गिरना स्टार्ट होगा, और ये जो क्या बोलते हैं पैराशूट की मदद से ये नीचे आ जाएगा, और उसके बाद मतलब अरेबियन सी, मतलब गुजरात के पास में गिरेगा, और उसको फिर तुरंत के तुरंत वापस ले आया जाएगा, ठीक। और उसके अलावा है दोस्तों ये, हाँ, ये इसको थोड़ा जान लीजिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी में है दोस्तों आपका एक क्रू मॉड्यूल मॉड्यूल और एक ये सर्विस मॉड्यूल, इन्हीं दोनों को मिला के आपका बन जाता है ऑर्बिटल मॉड्यूल, ठीक है। 3 एस्ट्रोनॉट 7 दिन स्पेस में रहेंगे, उसके लिए बनाया गया है। अब यही जो पार्ट है ये आपका, ये इसके बीच में है, ये तो इनको मतलब ये GSLV मार्क 3 है, इस यही इसको लेके जाएगा रॉकेट ऊपर तक, उसके बाद ये मतलब डिटैच हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर होने के बाद जब ये पूरा काम कर लेगा, तब तक जब तक काम करेगा तब यही इसको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। कौन सा, ये सर्विस जो मॉड्यूल है, ठीक है। और बाकी हैबिटेट, मतलब जो रहने घर लाइक जो एटमॉस्फेयर है इसी के अंदर बना के दिया गया है, किसके लिए, एस्ट्रोनॉट्स के लिए। ये 3 दिन बिताने के बाद जब नीचे आएंगे पैराशूट की मदद से नीचे आएंगे, यही ध्यान रखिएगा। 2 पार्ट है ऑर्बिटल मॉड्यूल के, एक सर्विस मॉड्यूल है और एक क्रू मॉड्यूल है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने देख लिया सब, अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो दोस्तों, अब गगनयान मिशन में करना क्या है दोस्तों, इसमें ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ठीक है। और इसका एम है कि 3 एस्ट्रोनॉट्स को 3 दिन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज में है, ठीक है, वहां पे पहुंचाना, और उनको फिर वापस 2026 तक वापस ले आना, मतलब ये जो प्रोग्राम है इसको 2026 तक खत्म करने का, ठीक है। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना, 3 दिन रखना, और उसको उनको वापस ले आना, ठीक है। अगर ये चीज कर लिया इंडिया ने, ठीक है, तो ये 4th कंट्री बन जाएगा, किसके बाद, USA, रशिया और चाइना के बाद, ठीक है, जिसने मतलब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम किया है, ठीक है। इसमें टेक्नोलॉजीज क्या क्या यूज हो रही हैं, तो सबसे पहले आप जान लीजिए, इसमें जो यूज हो रहा है GSLV मार्क 3 रॉकेट यूज हो रहा है, ऑर्बिटल मॉड्यूल हो रहा है जो मैंने आपको दिखाया, क्रू मॉड्यूल होता है, इसमें ही रहेंगे जो मतलब एस्ट्रोनॉट होंगे, और सर्विस मॉड्यूल इसी क्रू मॉड्यूल को एफर्ट करेगा, मतलब जब ये रॉकेट से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्रू एस्केप सिस्टम है, उसके बाद लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, यही डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब टेस्टिंग और फेसिस में अगर आप देखेंगे तो पहले है प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपका पहले है पैड टेस्ट, पैड एपोर्ट टेस्ट, मतलब इसका जो एस्केप सिस्टम है, इमरजेंसी अगर हुई तो उसमें निकालने के लिए कैसा है उसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद IADT, ये है आपका इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, ठीक है, ये पैराशूट सिस्टम की वैलिडेशन को चेक करने के लिए है। उसके बाद वाटर सर्वाइवल टेस्ट है, ये दोस्तों इंडियन नेवी वहां पे रहेगी जो क्रू को रिकवर करेगी, वो है बस, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए इंडियन नेवी भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद सेकंड पार्ट आपका जाता है टेस्टिंग फेसिंग में अनमैन्ड मिशन। इसमें क्या है कि व्योमित्रा एक मतलब ह्यूमनाइड मतलब रोबोट है जिसको पहले भेजा जाएगा, है ना, और फिर देखा जाएगा अगर मतलब सही से आ गई तो फिर उसके बाद तीसरा स्टेज हमारा होगा मैंड मिशन। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा 3 दिन के लिए और सेफ रिटर्न कराया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आप सबसे यही है कि स्पेसएक्स जो है एक प्रोग्राम था, ये स्पेस मिशन क्या मतलब माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए किया गया था कि नहीं किया गया था, पॉज करके बताइए। जी हाँ दोस्तों, एक्सियम 4 मिशन हो गया, स्पेसएक्स हो गया, गगनयान, ये तीनों तीनों मतलब इन्हीं सब चीज़ों के लिए हैं, रिसर्च करने के लिए भी है, थोड़ा सा मतलब एक मतलब ऊपर जाके मतलब वैलिडिटी भी चेक करना है कि मतलब सेफ है कि नहीं है, समथिंग है ना, कमर्शलाइजेशन के लिए भी हो सकता है, ठीक है। जी हाँ, ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड न्यूज, थर्ड करंट अफेयर, ठीक है। हाउ हैव डिसेप्शन, सॉरी दोस्तों, हाउ हैव डिसेप्शन टेक्निक्स इवॉल्व। डिसेप्शन टेक्निक का मतलब है दोस्तों ना, जैसे आप ये देखिए, ये आपका एक जहाज दिखेगा ऊपर, ये क्राफ्ट, ठीक है, और इसके पीछे में ना एक मतलब डिकॉय लगा, डिकॉय मतलब एक मतलब आप समझ लिए जहाज की तरह ही बांध दिया है, करीब 30-40 केजी का होगा, ये इसके पीछे चलता रहेगा, ठीक है। अब ये जब चलता रहेगा ना, सारे सिग्नल जो ये छोड़ेगा वो यही छोड़ेगा, जब कोई मतलब मिसाइल दागेगा दुश्मन ना, उसको लगेगा कि ये भी मिसाइल है, तो इसको ना मार के इसको मार देगा, तो मतलब एक तरह से मतलब ट्रिक करना दुश्मन को, वही डिकॉय या डिकॉय वाला सिस्टम आता है, ठीक है, ये FOTD वाला है, ठीक है। तो डिसेप्शन वही है, मतलब एनिमी को ट्रिक करना ताकि वो मतलब जो टारगेट मतलब अचीव करे वो रॉन्ग हो, और उसका जो वेपन है वो भी वेस्ट हो जाए, मेन, ठीक है। ओल्ड मेथड में पहले क्या करते थे, कॉम्बो फ्लेज, मतलब जैसे सिपाही मतलब अपने आप को रंग लेते थे हरा हरा मतलब जंगल में ना, तो अपने आप को मतलब एक तरह से मतलब
वो क्या बोलते हैं, मतलब डुप्लीकेट टाइप का दिखाना है ना, वही चीजें, फेक टैंक बना देना, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला देना, ये सारे तरीके होते हैं। अब नया क्या है कि अब ऐसे ऐसे मिसाइल आ गए हैं, इन सब चीजों से कुछ होगा नहीं, ठीक है। नए मेथड में क्या है, जैसे डिकॉय, जैसे फेक टारगेट्स बनाए जाते हैं ताकि उनके वेपन्स टाइम सब वेस्ट हो, ठीक है, दुश्मन के। इसमें आपका डिकॉय में आ गया इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, फिजिकल, रेप्लिक, मतलब एक सेम टू सेम करके, ताकि एनिमी को कंफ्यूज किया जाए, उनके रडार्स को कंफ्यूज किया जाए, मिसाइल को, सर्विलेंस ड्रोन्स को, ठीक है। कुछ अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो एक है एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टॉर्ड डिकॉय। ये दोस्तों जो इजराइल का रफाइल है ना, उसके लिए डिजाइन किया गया था, पर इसको इंडिया का जो रफाइल है उसमें भी यूज किया जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या, ये 30 kg का एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि एयरक्राफ्ट के पीछे चलता है, और कनेक्ट कैसे होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे ये जहाज है, ये जहाज जहाज उड़ रहा है, इसी के पीछे में एक छोटा सा ऐसे जुड़ा रहेगा 30 kg का, ठीक है। पर ये सिग्नल उग्नल सारी चीजें ऐसे ही छोड़ेगा जैसे ये छोड़ रहा है, ठीक है। इससे क्या, फाइबर ऑप्टिक से जुड़ा हुआ है। अब जहां से दुश्मन ने मारा, अब उसने इस टारगेट को सोच के मारा, ठीक है, पर इसको ना लगे, इसको लग जाएगा, ठीक है, तो इसका मिसाइल वेस्ट हो जाएगा, है ना। और वैसे एक यूके का है ब्राइट क्लाउड, रेथियन का जो है बे का AN/ALE 50-55, ये भी आपका एक डिकॉय है, ठीक है। अगर डिसेप्शन देखेंगे इन लैंड पे तो किस तरह दिया था, जैसे फेक टैंक बना दिया, आर्टिलरी बना दिया, या फिर मान लीजिए कोई मतलब वुडन लकड़ी का या फिर 3D प्रिंटेड डमीज बना दिए, ठीक है। लोगों को लगा अरे यार वो कितना टैंक है इसके पास, कितना मतलब आर्टिलरी है, ठीक है। अब डिसेप्शन ऑन लैंड में ये हो गया, जैसे यूक्रेन ने फेक वेपन बनाए थे, मतलब रशिया को टारगेट, मतलब ट्रिक करने के लिए रशिया ने मतलब इन्फ्लेटेक डिकॉय का यूज किया था, मतलब पूरी तरह से एक फॉर्मेशन ही कर दिया था उसने, ठीक है। इंडिया भी T-90 टैंक्स के मतलब डिकॉय बनाने के लिए, सॉरी दोस्तों, मतलब ये टेंडर इशू किया है, ठीक है। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी दोस्तों, है। रिसेप्शन एट सी देखेंगे आप तो वॉरशिप की सुरक्षा के लिए, मतलब जो हमारे होते हैं ना, तो उन्हीं के डिकॉय को मतलब बनाने के लिए, ताकि सर्विलेंस जो, जैसे वॉरशिप यूजेस डिकॉयज टू सर्वाइव मिसाइल एंड, जो भी मिसाइल आ रहे हो मतलब जहाज की तरफ या फिर सबमरीन से अटैक हो रहे हो, उन सबसे बचने के लिए डिकॉय को लगाया जाता है। वो डिकॉयज कैसे होते हैं, जैसे चाप्स और फ्लेयर्स हो गए, ये फ्लोटिंग मटेरियल होते हैं, मतलब ऐसे फ्लोट करते रहते हैं और रडार्स को कंफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है। एकॉस्टिक डिकॉय ये क्या है, एक्चुअली क्या है कि सबमरीन के साउंड निकालते हैं, फेक सबमरीन साउंड। इससे क्या है कि गलत, मतलब दुश्मन को गलत मतलब आभास हो जाता है, ट्रिक हो जाता है। एक नुल्का डिकॉय है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया और यूएस का है, ठीक है। ये सेल्फ प्रोपेल डिवाइस, मतलब एक्चुअली जब जैसे इसको ऑन करेंगे ना, होगा कोई नहीं, पर जब एनिमी के रडार में देखेंगे तो उनको लगेगा बहुत बड़ा जहाज है कहीं पे, ठीक है। इससे क्या है, रियल शिप को छोड़ के वो उसके ऊपर टारगेट कर देंगे, और टारगेट जब गलत जगह करे तो गलत जगह लगेगा, है ना, और जहाज बच जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आप आंसर बताइए, एफओटीडी जो है, एफओटीडी एक डिकॉय है ना, ये डेवलप किया है यूएस ने, ये सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर को, वीडियो पॉज करके। गलत है दोस्तों, इसको इसराइल ने बनाया है, ठीक है। इंडिया भी इसको यूज करता है अपने रफाल्स के लिए, ठीक। उसके बाद आता है 6 न्यूज और 6 करंट अफेयर, ये है कजिकी। कजिकी एक्चुअली नाम से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है दोस्तों एग्जाम में। कजिकी कुछ नहीं है दोस्तों, एक टाइफून है। अब एक्चुअली क्या है, एरिया के हिसाब से डिफाइन किया गया कौन कहाँ बन रहा है। जैसे अगर मान लीजिए साउथ मतलब पैसिफिक ओशन में, मतलब साउथ चाइना सी के आसपास बन रहा है तो उसको टाइफून कहा जाता है। इंडियन ओशन के आसपास बन रहा है तो उसको साइक्लोन बोला जाता है। हारिकेन इधर मतलब नॉर्थ अमेरिका के पास बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो अभी जो एक काजिकी है, ये आया है साउथ चाइना सी में, ये एक टाइफून है जो कि चाइना, वियतनाम और थाईलैंड को अफेक्ट किया है। ऐसे ही बाकी भी नेम है जो हाल फिलहाल में आए हैं दोस्तों। उसमें अगर आप देखें तो एरिन है। एरिन क्या है, ये हारिकेन है, ये अटलांटिक ओशन में आया है। इसने ईस्ट कैरिबियन आइलैंड्स को इफेक्ट किया बहुत ज्यादा। पोडुल, पोडुल क्या है, ये भी टाइफून है, ठीक है, साउथ चाइना सी में आया है, ताइवान को इफेक्ट किया। कोमे क्या है, ये भी टाइफून है, कोमे, पोडुल, कजिकी, ठीक है, ये तीनों टाइफून हो गए। और वेस्ट पैसिफिक ओशन में आया, इसने जापान और फिलीपींस को इफेक्ट किया और चाइना को। अब साइक्लोन अगर आप देखेंगे, साइक्लोन में आपका रेमल हो गया, आसना हो गया, दाना हो गया, फेंगल हो गया, गरेने, ये सारे के सारे साइक्लोन है, ठीक है। और जैसे कि अगर रेमल देखेंगे, ये बे ऑफ बंगाल में आया था, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को ज्यादा प्रभावित किया। आसना भी साइक्लोन है, अरेबियन सी में आया था, इसने गुजरात को इफेक्ट किया है। दाना भी बे ऑफ बंगाल में आया था, इसने उड़ीसा को इफेक्ट किया। फेंगल है, ये बे ऑफ बंगाल में आया, इसने तमिलनाडु को इफेक्ट किया। सिगरेना ये है, इंडियन ओशन में आया, इसने ला यूनियन ऑरेंज को इफेक्ट किया, ठीक है। तो समझ गया आप साइक्लोन कौन से हैं दोस्तों, रेमल, आसना, दाना, फेंगल और गरेने, ठीक है। और अगर आप टाइफून देखेंगे तो पोडुल, कोमे और कजिकी है आपका ये टाइफून, और एक एरिन ध्यान रखिएगा, हरिकेन है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन बताइए दोस्तों, पोडुल इज अ साइक्लोन, ये सही है या गलत, पॉज करके बताइए। नहीं दोस्तों, ये गलत है, पोडुल एक टाइफून है, अभी तो बताया मैंने आपको। इसके बाद 7th न्यूज और 7th करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों आपका, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। एक्चुअली अभी ये इसलिए न्यूज में क्योंकि इसमें एक नए मेंबर जुड़े हैं जिनका नाम है इंद्रनील भट्टाचार्य, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक।
ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी मतलब एक्ट के थ्रू बना है। वो एक्ट है दोस्तों आरबीआई एक्ट 1914। आरबीआई भी इसी के तहत बना है, ठीक है। ये क्या करती है दोस्तों, जो भी इंटरेस्ट रेट होते हैं इंडिया में उसके बेंचमार्क को निर्धारित करती है, ठीक है, कि कितना पूरे ओवरऑल मतलब ओवरऑल रेपो रेट या उस तरह की रेट जो इंटरेस्ट रेट इंडिया पे लगेंगे, ठीक है। इनकी मीटिंग साल में 4 बार होती है, क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में एक बार होती है, मिनिमम है ये, इससे ज्यादा बार भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका कंपोजिशन देखें तो 6 मेंबर्स की होते हैं, इसमें 3 होते हैं मतलब आरबीआई से, मतलब ये समझ लीजिए वो एक्स ऑफिसियो मतलब आरबीआई के ही कंफर्म है, ठीक है। और बाकी 3 जो होते हैं एक्सटर्नल मेंबर होते हैं जिनको नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो 3 मेंबर हैं इसमें गवर्नर हो गए आरबीआई के, डिप्टी गवर्नर हो गए और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यही है इंद्रनील भट्टाचार्य जी जिनको अपॉइंट किया गया अभी, ठीक है। उसके बाद चेयरपर्सन इसके हमेशा के जो गवर्नर होंगे आरबीआई के वही होंगे, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द कमेटी कौन होंगे, हमेशा ही गवर्नर होंगे, ठीक है। मेंबर जो होते हैं मतलब आरबीआई से इनका टेन्योर जब तक वो मतलब पद पे रहते हैं आरबीआई में ना तब तक रहता है। पर जो एक्सटर्नल मेंबर होते हैं दोस्तों, जो मतलब 3 मेंबर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मतलब अपॉइंट करती है, इनका टेन्योर सिर्फ और सिर्फ 4 साल का होता है, जो नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इनका जो डिसीजन लिया जाता है 6 के 6 मिलकर, कैसे डिसीजन लेते हैं, ये वोटिंग करते हैं दोस्तों, मतलब मेजोरिटी के हिसाब से लिया जाता है। पर मान लीजिए अगर कहीं पे मामला फंस गया कि दोनों टाई हो गया वोटिंग मिला के, तो उस केस में क्या है, गवर्नर जो है अपना वोट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, और फिर फैसला हो जाएगा, ठीक। आरबीआई एक्ट 1914 जो है ये मतलब ये जो बना था मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्ट है ये बना था आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके, ठीक है। अमेंड किसके द्वारा किया था, फाइनेंस एक्ट इंडिया 2016। एक्चुअली क्या ये फाइनेंस एक्ट अगर जानेंगे, ये जो पार्लियामेंट में गवर्नमेंट पार्लियामेंट जो है जब मतलब किसी फाइनेंशियल सेक्टर में या फिर कुछ मतलब उसमें एक्ट लाना होता है ना, तब ये इसी एक्ट के थ्रू मतलब चेंज करती है, ठीक है। तो फाइनेंस एक्ट जो 2016 में लाया गया था उसके तहत में आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंड करके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लाया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट ए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड फिक्सिंग इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका जो आइडिया है, इसका जो प्रपोजल है, उर्जित पटेल जो कि हमारे 24वें आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने दिया था। उर्जित पटेल कमेटी ने ही सिफारिश की थी एमपीसी बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका, हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों, हु इज करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, मुझे अभी बताइए दोस्तों, है कमेंट बॉक्स में, ये बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं पर कमेंट में लिखिएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद 8th न्यूज और 8th करंट अफेयर है दोस्तों एपीडा। एपीडा है क्या दोस्तों, एक्चुअली क्या इसने क्या अनाउंस किया कि 3 नए रीजनल ऑफिस को खोलेगा ये, ठीक है, पटना, रायपुर और देहरादून। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एपीडा के बारे में जानिए। इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे कि नाम में एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, चाहे इंडिया या फिर प्रमोशन या देख रेख, क्वालिटी क्वांटिटी वाइज सब चीज नेशनल लेवल पे यही देखता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू आई, उस वो एक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। स्थापना इसका 13 दिसंबर 1986 में होता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है 9th न्यूज आपका आता है अमका। अमका आप देखिए एक बार, ये है दोस्तों अमका, देख रहे हैं, ये खतर, ये 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो इंडिया बनाएगा, ठीक है, यही है अमका। इसके बारे में जान लेते हैं अमका भी न्यूज में क्यों है दोस्तों। अभी क्या डिसाइड किया गया कि इसका जो इंजन है ना वो मतलब फ्रेंच जो फ्रेंच कंपनी है सैफरन, उसके साथ मिलके बनाया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही न्यूज है, ठीक है इंडिजीनियर, बस इंजन को मिलके बनाया जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए बनाया जा रहा है, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2024 में और कहा जा रहा है कि 2028, ये 2028 है दोस्तों, 29 तक इसका प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा और 2034 तक ये मतलब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और ये प्रोजेक्ट है एक तरह से, ठीक है। 5th जनरेशन मतलब इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइन 5th जनरेशन स्टील फाइटर वही होते हैं जो मतलब छुप जाए, मतलब रडार की पकड़ में ना आए, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट इसका भी 15,000 करोड़ रखा गया है। डेवलप कौन कर रहा है, तो मेन हेड जो है वो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो कि डीआरडीओ के अंडर में आती है, ठीक है। तो दोस्तों क्या और कोई भी है इसके बाद 5th जनरेशन फाइटर जेट क्वेश्चन में पूछ लेता है दोस्तों ये एग्जाम में। तो यूएसए के पास F-22 रैप्टर हो गया, F-35 हो गया, लाइटनिंग सेकंड, ये सारे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं। रशिया का सुकोई Su-57 फेलोन हो गया और चाइना का चेंगडू J-20 माइटी ड्रैगन हो गया। सेंगयांग फेप्सी, इसको J-31 भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 10th न्यूज गोहार सुल्ताना। इनकी एक बार फोटो देख लीजिए दोस्तों, ये है गोहार सुल्ताना, इनकी फोटो देख रहे हैं। ये अभी हाल फिलहाल में तीनों फॉर्मेट जो क्रिकेट होती है ना उससे रिटायर हो गई हैं, मतलब वुमेन क्रिकेट टीम से हैं, ठीक है, और हैदराबाद से हैं, बस इतना ध्यान रखिए, रिटायरमेंट हो गया है। और बाकी वंदना केवटाजिया को ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में रिटायर हुई, तो हॉकी से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल हॉकी खेलने वाली प्लेयर हैं ये। और उसके बाद मैचेस, हॉकी मैचेस, सुमिधा रेड्डी हैं, बैडमिंटन से रिटायर हुई इंटरनेशनल, ठीक है। ये वेदा कृष्णमूर्ति क्रिकेट से रिटायर हुई हैं, ठीक है।
इसके बाद 11th न्यूज और 11th करंट अफेयर दोस्तों, यूएन डिक्लेयर्ड फेमाइन इन गाजा। अब गाजा स्ट्रिप देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं ना, ये है गाजा स्ट्रिप, ये पैलेस्तीन का एरिया है, ठीक है। अब इसमें ये जो ये वाला ये है गाजा पोर्शन, ठीक है। अब इसका देख लीजिए, ये मेडिटेरियन सी को छी को टच कर रहा है, इधर आपका इजराइल है, इधर भी इजराइल है, यहाँ पे इजिप्ट से टच हो रहा है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत क्या हो रहा है दोस्तों, फेमाइन का, फेमाइन की भी कंडीशन है। फेमाइन इसने बता दिया कि ये पहली बार है कि वेस्ट एशिया में कभी मतलब ये फेमाइन लगा हो, मतलब भूखमरी आई हो, ठीक है। यूएन के हिसाब से 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं तो समझ लीजिए वहां पे भूखमरी आ गई है। पहला क्राइटेरिया है कि 20% घर, उस एरिया के 20% कम से कम 20 घरों में मतलब खाने की पूर्ति के लिए भी मतलब साधन ना हो, ठीक है। उसके बाद माल न्यूट्रिशन, मतलब समझ लीजिए कम से कम 30% पॉपुलेशन माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हो, मतलब सही पोषण ना मिल रहा हो। और क्रूड डेथ रेट, मतलब ये समझ लीजिए भूखमरी के कारण जो मर रहे हैं ना लोग, उसमें अगर देखिए हर 10,000 लोगों में 2 लोग हर रोज मर रहे हैं भूखमरी के कारण, खाना ना मिलने की वजह से, ठीक है। अब ये जान लीजिए, गाजा से पैलेस्टीन का सिटी है, ये गाजा स्ट्रिप में है, और ये पैलेस्टाइन जो है इसको मतलब 193 मेंबर जो है ना यूएन के, उनमें से 147 मेंबर ने इसको मतलब एज ए कंट्री घोषित कर रखा है, मतलब मान रखा है, ठीक है। अब आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा की न्यूज में है दोस्तों, उड़ीसा में पहली बार मतलब इंडिया का पहला फिनटेक हब, ठीक है, IGFTCH, ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। अब फिनटेक सेक्टर आप जान लीजिए, सबसे पहले फिनटेक सेक्टर मतलब जहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज को टेक्नोलॉजी से यूज करके मतलब लाया जाता हो, वही फिनटेक हो गया। और जो सेक्टर इसमें काम कर रहा है वो फिनटेक सेक्टर होगा, मतलब जब फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, पेमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाता है, वो है फिनटेक कहलाता है, और उसी के पूरे सेक्टर को बोला जाता है फिनटेक सेक्टर, ठीक है। और इसी के अंडर में जैसे डिजिटल पेमेंट हो गया, जैसे फोन पे, गूगल पे, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे मतलब जो स्टॉक मार्केट वाला नहीं होता है वो सब, उसमें ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये IGFT से जो अभी हुआ ना, इसका काम क्या होगा, ये स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट या इनोवेशन को मतलब प्रमोट करेगा, फिनटेक सेक्टर और इंश्योरटेक सेक्टर, इंश्योर वाला है इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, सेक्टर्स में, ठीक है। अब उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। उड़ीसा के जैसे आप लोकेशन देखेंगे तो ये देखिए उड़ीसा का लोकेशन हो गया, इधर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इधर छत्तीसगढ़ भी टच कर रहा है, इधर झारखंड भी टच कर रहा है, पूरी आपका इधर कोने में तो गोपालपुर हो गया, और ये कोणार्क, भुवनेश्वर इसके कैपिटल हो गया, बे ऑफ बंगाल इस साइड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना। अब देखिए, ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, किसके हिसाब से, शेड्यूल ट्राइब्स का। इंडिया में जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनकी तीसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो उड़ीसा में, ठीक है। ये अगर देखेंगे इंडिया का जो नेशनल एंथम है उसमें उत्कल नाम से फेमस है, मतलब उत्कल नाम जो आता है वो इसी के लिए आता है। लैंग्वेज इसकी उड़िया है, ये क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की एक वन ऑफ दी, ठीक है। और तमिल पहली क्लासिकल लैंग्वेज थी जो कि रिकोगनाइज हुई थी 2004, इसके बाद संस्कृत हुई थी दूसरी, ठीक है। फॉर्मेशन इसका कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 में उत्कल दिवस जो मनाया था उस दिन। एक्चुअली क्या है, जो भी मतलब ये साउथ एरिया, साउथ वाले जो स्टेट हो गए, बिहार हो गया है ना, इन सब एरिया में जो भी उड़िया बोलने वाले थे उन सबको इकट्ठा करके बनाया गया था, ठीक है। कैपिटल इसकी भुवनेश्वर हो गया, सीएम मोहन चरण मांझी जी हो गए, गवर्नर कंबापति हरिबाबू जी हो गए। यहाँ पे यूनिकैमरल सिस्टम चलता है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 147, लोकसभा की सीट 21 है, राज्यसभा की सीट 10 है, और हाईकोर्ट यहाँ पे कौन सा है, उड़ीसा हाईकोर्ट। अब ध्यान दीजिए, पुराने समय में जो मतलब कलिंग था ना, वही बाउंड्री है, इसकी जो बाउंड्री है वही है, मतलब लगभग लगभग, ठीक है। अब किंगडम ऑफ जो कलिंग था यही है, आप समझ लीजिए, जिसको इन्वेट किया था अशोका ने 261 BC में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मारा था, उसके बाद मतलब बौद्ध धर्म को मतलब छोड़ दिया था कि उसके बाद कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा, ठीक है। लिंगराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर में वो भी है, इसको बनाया था यायाति सेकंड ने। ये कौन सी डायनेस्टी से थे, सोमावसमी डायनेस्टी से थे, यायाति सेकंड ने बनाया था लिंगराज टेम्पल, ध्यान रखना दोस्तों। और जगन्नाथ टेम्पल जो है, जो अभी हम लोग देखते हैं वो रियल नहीं है दोस्तों, रियल वाला जो था वो उसको बनाया था इंद्री उमना अवंती जो है, मतलब ये 16 जो महाजनपद होते हैं उनमें से एक था अवंती, उसके राजा इंद्र युम्ना ने बनाया था, ठीक है, पुरी में, ठीक है। अभी जो टेम्पल आप लोग देखते हैं उसको दोबारा बनाया गया था, किसके द्वारा, अनंत वर्मन चोड़ा गंगा, ये ईस्ट गंगा डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। उसके बाद कोणार्क टेम्पल हो गया। कोणार्क टेम्पल आपका क्या है दोस्तों, ये बनाया गया था नरसिम्हा देवा, ये भी ईस्ट गंगा डायनेस्टी के, मतलब कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल दोनों ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के ही राजाओं ने बनाया था। कोणार्क वाला नरसिम्हा देव ने बनाया था और जगन्नाथ वाला अनंत वर्मन चोड़ा गंगा ने बनाया था, पर ये इन्होंने दोबारा बनाया था, ठीक है, पहले वाला नहीं है ये ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल उसी जगह पे बनाया पर ओरिजिनल वाला नहीं है। ओरिजिनल वाला जो था इंद्रम युम्ना अवंती जो 16 जनपद में से एक था उसके राजा ने बनाया था, ठीक है।
उसके बाद कोणार्क टेम्पल हो गया। 6 मेजर रिवर, एक्चुअली क्या है मतलब आपका मतलब 6 जो रिवर हैं उड़ीसा की मेन मेन, तो उसमें सुबर्णरेखा हो गया, बूढ़ा बलौंगा हो गया, बैतरनी ब्राह्मणी। ये बैतरनी और ब्राह्मणी है ना, इसी के मतलब उसमें भीतरकनिका जो एक आपका आता है बायोस्फीयर रिजर्व, वो भी शामिल है, जहाँ पे मतलब सॉल्ट वाटर मतलब सॉल्ट वाटर और क्रोकोडाइल भी मिलता है, ठीक है। महानदी हो गया, उसके बाद रसकुलिया हो गया, ये रसकुलिया में भी मिलता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेशनल कौन एक मतलब रिडल टर्टल है ना, वो मिलता है, ठीक है, भीतरकनिका और इसमें रसकुलिया में, ठीक है। अब नेशनल राइस रिसर्च सेंटर भी यहाँ पे है कटक में, ठीक है। हाईएस्ट पीक इसका डियोमाली है, डियोमाली सबसे ऊंचाई अगर देखेंगे उड़ीसा में तो डियोमाली है। और शिमलीपाल नेशनल पार्क है यहाँ पे, चंदका एलिफेंट सेंचुरी है, ये काफी छोटा सा है, 116 से या 170 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क देखेंगे तो गहीरमठ बीच है यहाँ पे, जहाँ की जो कि दुनिया भर में फेमस है, किस चीज के लिए, ओलिव रिडल केटल के लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक लार्जेस्ट क्वांटिटी में ये लोग नेस्टिंग करते हैं, ठीक है, अंडे उंडे देते हैं, ठीक है। और बाकी साइड अगर उड़ीसा में देखें कौन सी, एक रसकुलिया बीच हो गया, एक देवी नगर का जो माउथ है ना वो वाला आ गया, ठीक है। भीतरकनिका नेशनल पार्क साउथ वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए भी फेमस है। और यहाँ पे उड़ीसा में क्या है दोस्तों, उड़ीसा में चिलिका लेक है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर खारे पानी की लेक है, ठीक है। और इसको मतलब समझ लीजिए यहाँ पे जो इरावदी डॉल्फिन है ना, जो काफी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो भी पाई जाती है, छोटी क्वांटिटी में पाई जाती है पर पाई जाती है। एक यहाँ पे सतपटा ध्यान रखिए लोकेशन है उड़ीसा में, जहाँ जो कि फेमस है जो डॉल्फिन को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने के लिए, ठीक है। और रौरकिला स्टील प्लांट है उड़ीसा में, जिसको मतलब बनाया गया था जर्मनी की मदद से, ठीक है, लगाया गया। इसके बाद फोक डांसेस देखेंगे तो उड़ीसी जो है, ये समझ लीजिए इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग डांस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लासिकल डांस भी है ये उड़ीसी। उसके बाद बाकी डांसेस जो उड़ीसा में होता है, जैसे घुमुरा हो गया, चाऊ ध्यान रखिए दोस्तों, पूछा जाता है, झूमेर हो गया, महारी हो गया, डालखाई हो गया, ढेमसा हो गया, गोटी पुआ हो गया, है ना। और एक गीता गोविंदम बुक है दोस्तों, मतलब आपके कृष्ण भगवान और गोपियों के रिलेटेड है, ठीक है। इसके ऑथर कौन है, जयदेव हैं, ठीक है, ये भी उड़ीसा के हैं। किचन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, ये दुनिया का सबसे बड़ा किचन है, जिसमें 1000 शेफ काम करते हैं, कम से कम 10,000 लोगों को रोज खिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया डेरिंग बाड़ी, ये एक हिल स्टेशन है जो कि कश्मीर ऑफ उड़ीसा भी कहलाता है। डेरिंग बाड़ा ये उड़ीसा में एक हिल स्टेशन है, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड डैम है, ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है, करीब करीब 10 किलोमीटर का, महानदी रिवर पे है। क्योंझर हो गया, ये एक आयरन ओर माइन है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, फेमस है। उसके बाद आपका 13 करंट अफेयर आपका दोस्तों, इंटरनेशनल स्लेवरी रिमेम्बरेंस डे है, ठीक है। ये हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है, यूनेस्को ने स्टार्ट किया था 97 से। और ध्यान रखना इसमें कंफ्यूजन मत होना दोस्तों इंटरनेशनल स्लेवरी रिमेम्बरेंस डे से, क्योंकि 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 14 न्यूज और 14 करंट अफेयर है आपका सूर्या एआई। ये कुछ नहीं है दोस्तों, जो सोलर वेदर है उसको स्टडी करके प्रिडिक्ट करना है उसके नेचर को, ठीक है, ताकि जो भी मतलब हमारे मतलब सेटेलाइट है या टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है या फिर पावर ग्रिड, उनको बचाया जा सके, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो सूर्या से समझना है कि इंडिया है नहीं दोस्तों, सूर्या एआई को लॉन्च किया है मतलब नासा और आईबीएम ने मिलकर। इसका मतलब ये सिर्फ यूज होगा प्रिडिक्ट करने के लिए सोलर की एक्टिविटी या फिर सोलर ऑब्जर्वेशन को, ताकि हम लोग उसको देख के अपने जीपीएस सिस्टम या फिर सेटेलाइट्स, पावर ग्रिड, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को बचा सके, ठीक है। नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। 15 न्यूज और 15 करंट अफेयर है फसाई, ठीक है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ इंडिया है ना, उसी का है, ठीक है। इसके अभी न्यू सीईओ हुए हैं रजित पुहानी, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चेयरमैन दा रखी है मिस पुण्या सलिका श्रीवास्तव है। एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया था, वो एक्ट कौन सा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है दोस्तों, यही थे आज के करंट अफेयर, तो मिलते हैं हम लोग कल। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करें, थैंक यू।